सो वेलकम बैक गाइस। पिछले क्लास में हम लोगों ने गेटिंग सिस्टम्स की सारी टाइप्स देख ली थी और उन टाइप्स के न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। एंड माय डियर, आज हम उसी के एक्सटेंशन में अनप्रेशराइज्ड और प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। और इसके जस्ट बाद माय डियर वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द राइजर डिजाइन, द स्टेप नंबर 4 ऑफ कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसीजर। सो माय डियर, सबसे पहले मैं आपके सामने वही एक बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ। ये था वो बेसिक डायग्राम, और जब मैंने आपको ये बना के दिखाया था एंड आई मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग कि यहाँ पर ये कैविटी है एंड ऑल, इस तरीके से हमने बनाया था। और मैंने आपको उस समय बताया था कि जो गेटिंग रेशियो होता है उसमें 3 एरियाज आते हैं। एक तो ये वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं स्प्रू एरिया, हालांकि डाउन स्प्रू का एरिया है, स्प्रू का डाउन वाला एरिया। सेकंड इज बेसिकली दिस वन, दिस इज द एरिया ऑफ रनर। थर्ड वन इज दिस इज नोन एज इन गेट एरिया। सो माय डियर, अब ये जो रेशियो है गेटिंग रेशियो हमने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि इट इज द रेशियो ऑफ एएस टू द एआर टू द एजी। एंड माय डियर, दिस इज द गेटिंग रेशियो। तो मैंने आपको जब ये गेटिंग रेशियो एक्सप्लेन किया था तो उस समय पे सारी चीजें चोक एरिया वगैरह सब डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, इसमें न्यूमेरिकल भी हम देख चुके हैं। तो मैंने आपसे कहा कि प्रेशराइज्ड और नॉन प्रेशराइज्ड कब बोलते हैं वो जरा अगर समझना आप चाहते हैं तो माय डियर, अगर ये जो स्प्रू एरिया है, स्प्रू एरिया, if sprue area is the minimum one, मतलब स्प्रू एरिया, डाउन स्प्रू का जो एरिया अगर वो चोक एरिया हो जाए, अगर वो मिनिमम हो जाए, तो ऐसे गेटिंग सिस्टम को हम अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एंड माय डियर, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल जो हम यूज करते हैं वो ये हैं। इसमें आप देख सकते हो 1:2:2, दिस इज द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ स्प्रू टू द रनर टू द इन गेट। इस तरीके से ये वेरियस रेशियोज है जो जनरली हम यूज करते हैं माय डियर। एंड एट द सेम टाइम अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम जनरली नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए यूज होता है। एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से कि अगर ये वाला एरिया मिनिमम होता है तो यहाँ पर जब हम मोल्टन मेटल जब यहाँ इन गेट से आता है, क्योंकि ये वाला एरिया मिनिमम है, तो इन गेट से जब मोल्टन मेटल कैविटी के अंदर जाता है तो बहुत ज्यादा कुछ अगर मैं बोलूँ टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होता। और अगर टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है देयर आर लेस चांसेस ऑफ टर्बुलेंस, और टर्बुलेंस अगर कम होगा तो ऑब्वियसली ड्रॉस फॉर्मेशन और वो सब कास्टिंग डिफेक्ट जो जनरली इन चीजों की वजह से आते हैं उससे हम बच जाएंगे। So my dear, this is basically unpressurized gating system. Now what is pressurized gating system? अगर हम प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की बात करें तो माय डियर, ऐसे केसेस जहां पर इन गेट वाला एरिया एजी इज द चोक एरिया, जहां पे एजी जो है इन गेट एरिया मिनिमम हो जाता है, मैं बोलूं चोक एरिया बन जाता है, ऐसे केसेस को प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एंड माय डियर, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की गेटिंग रेशियो जो जनरली यूज होता है वो ये आपके सामने एग्जांपल है। एंड माय डियर, दे आर प्रेफर्ड फॉर द फेरस मटेरियल्स। एंड माय डियर, दिस इज नोन एज प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। और अगर हम प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की बात करें फेरस मटेरियल्स के लिए, अनप्रेशराइज्ड की बात करें नॉन फेरस मटेरियल के लिए, इसको फॉलो कर दें। प्रेशराइज्ड के रिगार्डिंग मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। इन जनरल जब प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं तो एक इनर्ट गैस का एनवायरनमेंट होता है बाहर, और जो इनर्ट गैस का एनवायरनमेंट होता है बाहर, ऑब्वियसली ये जो है ये एक ऐसे प्रेशर पे होता है जिसका प्रेशर एक एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो। मतलब एक्सटर्नली ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए इनर्ट गैस का एनवायरनमेंट हम देते हैं, और ऑब्वियसली इसको क्लोज करके ऐसा देते हैं। जब कंप्लीटली क्लोज कर देंगे तो एयर का कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। और ऐसा हम यूज करते हैं इन जनरल बहुत रिएक्टिव मटेरियल्स को जब कास्टिंग कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और उसके एलॉयज है, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे मटेरियल्स को हम जब प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के साथ करते हैं तो बाहर एक्सटर्नल इनर्ट गैस का प्रेशर देकर के पूरे एक सिस्टम को बंद कर देते हैं। तो इनर्ट गैस का प्रेशर होता है जिसकी वजह से वहां पर एयर एस्पिरेशन इफेक्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बाहर हमने ये जो प्रेशर दिया है एटमॉस्फेयर से ज्यादा दिया है इन जनरल। तो जब हम ये प्रेशराइज्ड इनर्ट गैसेस की वजह से जब हम करते हैं, और क्योंकि एयर है नहीं तो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट होगा नहीं, यहाँ पर एयर को हमने बाहर कर दिया है। और अब ये इनर्ट गैस का जब हम देते हैं एक्सटर्नली ज्यादा प्रेशर पर, तो माय डियर ऐसा करने से हम इसको यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे मटेरियल्स को कास्ट करने के लिए, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और उसके एलॉयज है, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एयर के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर एयर है ही नहीं, एयर को अपने बाहर निकाल दिया वैक्यूम करके, या फिर मैं बोलूँ इनर्ट गैस, वैक्यूम नहीं बोलूंगा, इनर्ट गैस मतलब एयर को बाहर निकाल करके जब आपने इस बॉक्स के अंदर इनर्ट गैस एनवायरनमेंट दिया, तो सच केस इज नोन एज दिस इज प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। तो अनप्रेशराइज्ड के अंदर स्प्रू एरिया मिनिमम होता है माय डियर, और प्रेशराइज्ड के अंदर इन गेट एरिया मिनिमम होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर चांसेस ऑफ टर्बुलेंस ज्यादा है, क्योंकि इन गेट एरिया मिनिमम है, तो यहाँ से जब मोल्टन मेटल एंट्री करेगा देयर आर मोर चांसेस ऑफ टर्बुलेंस। तो अगर मोर चांसेस ऑफ टर्बुलेंस है तो यहाँ पर लेस चांसेस ऑफ टर्बुलेंस है, क्योंकि यहाँ स्प्रू एरिया मिनिमम है। सो माय डियर, this was a basic detail regarding unpressurized and pressurized gating system, and they are the examples
और माय डियर कभी कभी जैसे अगर मैं रेशियो बोल रहा हूँ, लेट अस से आई एम सेइंग सम रेशियो टू बी 1:2:4, दे में मेंशन इट लाइक 0.5:1:2, तो इस तरीके से भी वो किसी गेटिंग रेशियो को मेंशन कर सकते हैं। तो माय डियर ये कुछ बेसिक डिटेल थी अनप्रेशराइज्ड और प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के बारे में। अब माय डियर इसके साथ हमारा गेटिंग सिस्टम डिजाइन कंप्लीट हो चला है। अब हम राइजर डिजाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड माय डियर बहुत जल्दी मैं आपको मेटल कास्टिंग की प्रीवियस ईयर गेट की शीट देने वाला हूँ, और जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और वेल्डिंग में भी कुछ स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चंस एज ए डाउट भेजे हैं, तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन या तो आने वाली किसी क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, और इसके साथ ही मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स में भी दूंगा। पर मैं चाहता हूं कि पहले आप एक वेल्डिंग प्रीवियस ईयर्स करके नोट्स करके क्लास नोट्स और साथ में जो क्लासेस की हैं ये करके एक टेस्ट दे दें मुझे, और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से देन आई विल बी शेयरिंग सम मटेरियल्स टू द स्टूडेंट्स who will perform well, and my dear definitely it is going to give you advantage over others definitely, but my dear for that you need to perform well, then only I am going to do this। और जब मैं कुछ शेयर करूंगा तो obviously I will try to provide the solution either in the video format or in the means PDF format। I will be definitely going for that, but my dear for that you need to first study well and you need to perform well in the test। Let us see now। तो होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम राइजर डिजाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और राइजर क्या होता है, राइजर क्या पर्पस क्या है, कौन कौन से तरीके से डिजाइन हो सकता है, वो सब माय डियर बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी अवर स्टेप नंबर 4। एंड माय डियर मैं आपको ये बता दूं कि न्यूमेरिकल्स के लिए मेटल कास्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन गेटिंग सिस्टम ऑल्सो। गेटिंग सिस्टम पे भी इतने न्यूमेरिकल नहीं है, इसके 3 to 4 टाइम्स न्यूमेरिकल राइजर पे है। तो न्यूमेरिकली राइजर डिजाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, थ्योरेटिकली नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो माय डियर, नाउ वी आर कमिंग टू द स्टेप नंबर 4 ऑफ मेटल कास्टिंग, कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसीजर। याद दिला रहा हूं, पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ पैटर्न, दूसरा था प्रिपरेशन ऑफ माउल्ड, तीसरा था द गेटिंग सिस्टम, एंड द फोर्थ वन इज माय डियर राइजर एंड इट्स डिजाइन। सो सबसे पहले राइजर का इंट्रोडक्शन माय डियर मैं आपको स्टेप नंबर 1 में ही दे चुका हूं, जब आपको श्रिंकेज अलाउंस पढ़ा रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेज में 3 श्रिंकेज होती है। पहली थी लिक्विड श्रिंकेज, दूसरी थी सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, तीसरी है सॉलिड श्रिंकेज। माय डियर लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज में जब मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होता है तो उस दोनों स्टेजेस के अंदर जो श्रिंकेज होता है उस श्रिंकेज को कंपेंसेट करता है राइजर। राइजर प्रोवाइड्स द मोल्टन मेटल फॉर दीज 2 स्टेजेस माय डियर। और जब राइजर इन दो स्टेजेस के लिए मोल्टन मेटल को सप्लाई देता है, मोल्टन मेटल की सप्लाई देता है इन 2 समय पर, तो माय डियर राइजर तभी दे पाएगा अगर इन दोनों कंडीशंस में राइजर सॉलिडिफाई नहीं हुआ होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, सबसे पहले अगर हम राइजर के पर्पस की बात करें तो राइजर का पहला पर्पस है मोल्टन मेटल को प्रोवाइड करना पहली 2 स्टेजेस ऑफ श्रिंकेज के दौरान। एंड माय डियर दूसरा ये है कि राइजर जब हम देखते हैं, अगर राइजर फुल है तो राइजर का फुल होना कहीं ना कहीं गारंटी है कि कैविटी भी फुल है। तो राइजर के 2 फंक्शन है, पहला ये कि श्रिंकेज होती है जब तो पहली 2 स्टेजेस के दौरान मोल्टन मेटल को सप्लाई करना, दूसरा राइजर के लेवल को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कैविटी फुल है कि नहीं। तो ये तो हो गया राइजर के फंक्शंस। तो माय डियर राइजर ये फंक्शन कब परफॉर्म कर पाएगा, अगर पहली 2 स्टेजेस में जब मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो रहा है, पहले तो लिक्विड स्टेज में जो श्रिंकेज है, फिर जो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है, उन दोनों समय पे राइजर मोल्टन मेटल तभी तो सप्लाई कर पाएगा अगर राइजर खुद उस समय पे मोल्टन स्टेट में होगा। एंड माय डियर ऐसा होने के लिए जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। मैंने पहले ही बताया, जब हमने पैटर्न पढ़ा था तो मैं माउल्ड नहीं दिखा रहा था, जब मैंने माउल्ड पढ़ा था तो हम गेटिंग सिस्टम नहीं दिखा रहे थे, जब मैं गेटिंग सिस्टम दिखा रहा था तो मैं राइजर नहीं दिखा रहा था, अब जब मैं राइजर दिखा रहा हूं तो मैं गेटिंग सिस्टम नहीं दिखा रहा हूं। कहने का मतलब माय डियर जिस एलिमेंट को हम इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं हमारा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उसी पर बना हुआ है, इसके अलावा हम बाकी सारे पार्ट्स को एक साथ कंसीडर नहीं कर रहे। तो माय डियर अब अगर हम राइजर की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपसे बोला कि राइजर ये जो है राइजर ये सॉलिडिफाई होगा कास्टिंग के बाद, क्योंकि अगर कास्टिंग से पहले सॉलिडिफाई हो गया तो पहली 2 स्टेजेस में मोल्टन मेटल दे नहीं पाएगा। और अगर आप चाहते हो मोल्टन मेटल सप्लाई कर पाए तो माय डियर ये जरूरी है कि राइजर सॉलिडिफाई ना होने पाए। एंड माय डियर राइजर सॉलिडिफाई लेट हो, इस चीज को बोला जाता है, इस चीज के लिए हम डिजाइन करते हैं दैट थिंग इज नोन एज डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का मतलब है कि वो पार्ट जो राइजर के पास है वो देर से सॉलिडिफाई हो, कास्टिंग का वो पार्ट जो राइजर के पास है वो देर से सॉलिडिफाई हो, और कास्टिंग का वो पार्ट, that part of casting which is away from the riser, that should solidify first। means जो solidification front, the solidification front which is
are going to move in the casting, my dear, that should be from away from riser towards riser. मतलब इस तरीके से in this way solidification front shall move कि that part which is away from the riser shall solidify first and the other part which is near to the riser that should solidify in the last. And my dear, फिर तीसरी स्टेज से पहले तो राइजर ऑलरेडी हो चुका होता है सॉलिडिफाई, सो राइजर इज अनअवेलेबल टू प्रोवाइड द मोल्टन मेटल इन द थर्ड स्टेज एंड माय डियर दैट्स व्हाई श्रिंकेज अलाउंसेस आर गिवन. सो माय डियर, राइजर का मतलब भी समझ में आ गया आपको, राइजर के फंक्शंस भी समझ में आ गए आपको, राइजर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको समझ में आ गई, और राइजर का डिजाइन किस चीज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है वो भी समझ में आ गई. दैट द पार्ट व्हिच इज अवे फ्रॉम राइजर shall solidify in beginning and that is near to the riser shall solidify in the last. So my dear, this is how the riser is designed. And my dear, अब हम riser के डिजाइन के मेथड्स देखने जा रहे हैं. Now we are going to see the methods of riser design. तो राइजर डिजाइंस के मेथड की जहां तक बात है my dear, तो कौन कौन से मेथड हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे that is Keynes law. Keynes law. Then we are going to see, my dear, Chivorinov's law. Then my dear, third one is modified Keynes method. Then my dear, we are going to see is modulus method. Then it is going to be, it is basically shape factor method. And the last one is, my dear, it is shrinkage volume method. अब माय डियर, इनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं. ये बेसिकली केन्स लॉ एक सिंपली लॉ दिया गया था जो सिंपली कहीं ना कहीं कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है. चिवोरिनोव्स लॉ जो है दैट यूजेस दैट केन्स लॉ कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक टर्म एंड माय डियर, ये सॉलिडिफिकेशन टाइम के बारे में एक फॉर्मूला देता है. इसके बाद अगर मॉडिफाइड केन्स मेथड की बात करें तो माय डियर, इट इज द मॉडिफिकेशन जो कि हमें एक एम्पिरिकल रिलेशन देता है राइजर डिजाइन के लिए. एंड माय डियर, इस मॉडिफाइड केन्स मेथड का जो एडवांस या मैं बोलूं मॉडिफाइड वर्जन है दैट इज नेवल रिसर्च लेबोरेटरी मेथड, जिसको हम शेप फैक्टर मेथड बोलते हैं. दिस इज बेसिकली द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस. एंड माय डियर, देन वन मेथड इज मॉडुलस मेथड, द अदर इज श्रिंकेज वॉल्यूम मेथड. अब तक के माय डियर ट्रेंड की बात करूं तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो 70 to 80% ऑफ द न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे चिवोरिनोव्स लॉ पे. For rest 20% if you will see, you will get 5% here, 5% here and 10% here. So my dear, ये मैं आपको मैकेनिकल और P&I दोनों के हिसाब से बता रहा हूँ. अगर हम मैकेनिकल में ज्यादा जाएं तो मैकेनिकल में ये बल्कि ये 80 से 90 हो जाएगा और ये शायद 5 या फिर 2.5% वेटेज रहे, क्योंकि मॉडुलस पर जहां तक मैं देखता हूँ आज तक एक ही क्वेश्चन आया है. शेप फैक्टर पे आज तक 2 या 3 क्वेश्चन आए, इस पर आज तक 4 या 5 क्वेश्चन आए. रेस्ट ऑल द न्यूमेरिकल्स माय डियर आर बेस्ड ऑन चिवोरिनोव्स लॉ. सो इवन मैं आपको इतना बता दूं कि एक समय था, बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब ये सब चीजें पढ़ाई नहीं जाती थी, सिर्फ ये चिवोरिनोव्स लॉ पे ही सारी चीजें चल रही थी. तो ये सब चीजें अब पूछी जाने लगी, शेप फैक्टर मेथड, मॉडुलस मेथड, तो इसलिए हम सारे पढ़ेंगे क्योंकि माय डियर हम रिस्क नहीं ले सकते इन सब चीजों पे. तो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन अ ग्रेट डिटेल माय डियर. सो एक एक करके हम सब देखने वाले हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, चिवोरिनोव्स लॉ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. एंड माय डियर, ये जो मॉडिफाइड केन्स मेथड है ये इंपेरिकल रिलेशन देता है, तो ये आज तक कन्वेंशन में पूछे गए हैं. इसका ऑब्जेक्टिव में आप छोड़ भी सकते हो, ऑब्जेक्टिव में इस पे कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको. बट माय डियर यस, कन्वेंशनल में इससे क्वेश्चन जल्दी आते हैं क्योंकि इसमें कुछ डाटा बुक्स की भी जरूरत पड़ती है, इसमें कुछ वैल्यूज होती है. अब अगर एग्जामिनर वो वैल्यूज दे दे जो केन्स कांस्टेंट होते हैं तो शायद इसकी जरूरत नहीं भी पड़े. पर अब तक के ट्रेंड ये बोलते हैं कि दैट वी नीड दोस वैल्यूज for different material, they are different, Keynes constant are there, so that we are going to discuss when we will be discussing this method. So my dear, riser, if we are talking about, is a very important element that provides the molten metal during first 2 stages of shrinkage, is first thing. Second thing, my dear, by looking at the level of the riser, you can conclude that whether the cavity is full or not. Okay, these two things are the functions of riser. And my dear, इसके बाद मैंने आपसे बोला अगर हम riser के डिजाइन की बात कर रहे हैं तो the design parameter is
cooling, that is basically I will say directional solidification, that the part which is near to the riser shall solidify in the last, क्योंकि अगर राइजर खुद ही सॉलिड हो गया तो मोल्टन मेटल दे नहीं पाएगा. एंड माय डियर, एट द सेम टाइम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड्स, that is Gaines law, Chivernow's law, modified Gaines law, modulus method, shape vector method, shrinkage volume method. These all are the methods. And my dear, we are going to start with the Gaines, go for Chivernow's और फिर कुछ numericals भी देखेंगे. एक एक करके सारे methods हमें देखने हैं my dear, and these two lectures, today one and the next one, will cover this riser design part. And my dear, after that you will be having all other steps of conventional casting in the single lecture only, because they are very simple. That's why अभी मैं बहुत आराम से चल रहा था, क्योंकि बहुत important part है. उसके बाद फिर नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग में डेफिनेटली 2 सेशंस विल बी हैविंग. तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ विल बी कंप्लीटिंग मेटल कास्टिंग फॉर श्योर. एंड माय डियर, इवन देयर आर चांसेस कि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लें. तो इफ यू हैव सम स्पेसिफिक डिमांड ओवर दैट, यू कैन कमेंट कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे. इसके बाद आइदर इट इज मेटल फॉर्मिंग, मेटल कटिंग और मटेरियल साइंस. सो वी विल डिसाइड बेस्ड ऑन दैट. And otherwise, if you will not, then definitely I will choose a topic out of all, either material science or metal forming. We'll see about that. तो देखते हैं इसके बाद. सबसे पहले Gaines law, and hope you are enjoying the lectures. And my dear, please continue seriously with all the lecture. अब तो मैं notes भी पहले शेयर कर रहा हूँ. You don't have any reason not to study. तो आपके पास कोई बहाना नहीं है, और मैं नोट्स आपको ऑलरेडी शेयर करता जा रहा हूँ 3 लेक्चर के साथ साथ, ताकि आपके ऊपर लोड भी नहीं आए बहुत ज़्यादा. और उसको साथ में रखते हुए अगर कोई डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं. अब इससे तो फ्लेक्सिबिलिटी फिजिबल नहीं है, बट एवर वी आर यूजिंग. So hope you guys are enjoying these lectures, and soon we'll be having some videos of other subjects also. Due to some limitation of resources, we are having only 1 to 2 videos daily. So we'll increase that as some resources opens. So let us see afterward इसके आगे हम कैसे बढ़ते हैं. Let us see सबसे पहले Gaines law क्या है, वहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं. Let us see. So my dear, अब हम राइजर डिजाइन के मेथड्स की तरफ आ गए हैं. सबसे पहला मेथड है Gaines law, and my dear, this Gaines law basically define a term known as cooling characteristic. So देखते हैं कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है. So when we are talking about cooling characteristic, so what Gaines law says is कि जो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक किसी भी कास्टिंग का, या अगर हम बात कर रहे हैं राइजर का, किसी भी कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्टिंग इज बेसिकली फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम. और ये ऑब्वियस है माय डियर कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतने कूलिंग रेट्स ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है. एंड माय डियर, ये दूसरे शब्दों में ये भी बोलता है कि जिस भी ज्योमेट्री के लिए सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो इज हाईएस्ट, एंड उसके कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब कूल होने का रेट ज्यादा होगा. और अगर कूल होने का रेट ज्यादा हो तो ऑब्वियस सी बात है उसको सॉलिडिफाई होने में समय कम लगेगा. सो सरफेस एरिया ज्यादा, इसका मतलब कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा, इसका मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू सॉलिडिफाई इज लेस. सो माय डियर, अब अगर बात करें, दिस इज Gaines law, एंड अगर हम Chivernow's law की बात करें तो Chivernow's law बेसिकली ये बोलता है कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है, सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है बेसिकली फॉर अ राइजर और ए कास्टिंग, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का होल स्क्वायर. ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड माय डियर, इसके बाद हम टीएस को लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू के टाइम्स वी बाय एस ए का होल स्क्वायर. अब आप ध्यान से देखें तो एस ए बाय वी इज कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो वी बाय एस ए इज 1 बाय कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक, सो इट इज 1 बाय कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक का स्क्वायर. सो दिस इज माय डियर सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर ए कास्टिंग. यहाँ जो के है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. एंड माय डियर, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, और इवन आप चाहें तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है. वी कैन प्रूव दैट, बट इन द नेक्स्ट सेशंस. अभी के लिए अगर हम बात करें तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पर अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका डेरिवेशन भी कर दूंगा कि बेसिकली कि के की वैल्यू क्या होती है और के किस किस पैरामीटर्स पे जनरली डिपेंड करता है. इन जनरली डिपेंड करेगा ऑब्वियसली बात है मोल्टन मेटल पे, कि मोल्टन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है. इसके अलावा ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि जैसे हम बात करें कुछ डेंसिटी स्पेसिफिक हीट्स, ऐसे पैरामीटर्स पर भी डिपेंड करता है. तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि वैल्यू बेसिकली किस किस चीज पर बेसिकली मैथमेटिकली क्या होता है, इसके डेरिवेशंस भी अवेलेबल है. एंड अगर हम बात करें यहाँ पर तो के बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मोल्टन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, आल्सो द डेंसिटी, कंडक्टिविटी ऑफ मोल्टन मेटल. ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे के डिपेंड भी करता है. और ये सारी चीजें हम जो है
आगे बात करेंगे भी। अभी के लिए जब बात करें तो सिर्फ आप इस फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि अभी हम सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकली हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। मिसलेनियस पार्ट में जरूर ये सब बातें मैं डिस्कस करूंगा, और इवन जैसा मैंने कहा था वेल्डिंग का भी एक सेशन होगा, और वो होगा टेस्ट के बाद, क्योंकि टेस्ट के जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो आप कहेंगे कि सर हम चाहते हैं कि आप वो बताएं, तो टेस्ट के वो क्वेश्चंस के साथ मैं आपको एक दो और नई चीजें बताऊंगा वेल्डिंग के अंदर। ऑब्वियसली जो आपको पढ़ाया वो ऑलरेडी मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कहीं नहीं पढ़ाया जाता, आप चेक कर सकते हैं। बट इसके बाद भी समथिंग न्यू इफ यू वांट आई कैन गिव यू इन दैट आल्सो, कुछ नई चीजें और आपको बता दूंगा जो और कुछ क्वेश्चंस में आपको हेल्प कर सकती है अगर कुछ नए क्वेश्चंस बनते हैं तो। सो माय डियर, दिस इज चिवोरिनोव्स लॉ, और अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, और फिर के का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो के को अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए मान लो कि ये बस एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, या सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हो। इन जनरल इसको सॉलिडिफिकेशन फैक्टर या सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इट इज सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट, और अभी के लिए आप इसको इग्नोर करें, मतलब किस किस चीज पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, उस पर बाद में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अभी मैंने आपको हिंट दे दिया कि कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट, कहीं ना कहीं फ्रीजिंग पॉइंट, कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी, इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं के डिपेंड करेगा। सो माय डियर, जो के है इसकी यूनिट्स की अगर हम बात करें तो आप जानते हो टीएस इज सेकंड, और वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया इज मीटर, मीटर का स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ के, सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज माय डियर चिवोरिनोव्स लॉ। अब हम पहले चिवोरिनोव्स लॉ पे कुछ सिंपल वाले क्वेश्चन देखते हैं, और फिर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। और पेपर में सिंपल से बहुत अच्छे सब पूछे जा चुके हैं, सारी टाइप्स पूछी जा चुकी है। एक दो ज्योमेट्रीज को इंक्लूड करके अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जो हम बनाएंगे भी और क्लास में करेंगे भी। सो लेट अस डिस्कस दोस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, वी आर हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। With the solidification factor K 0.97 into 10 power 6 second per meter square, here TS solidification time in second for a spherical casting of 200 mm diameter. तो अभी भी हमने देखा था चिवोरिनोव्स लॉ says that TS is K times V by SA का होल स्क्वायर। And my dear, you know TS हमें निकालना है, K हमें दिया हुआ है, ये वही है solidification factor जो कि मैंने आपसे बताया था कि that depends on the conductivity of molten metal. It depends upon basically the pouring temperature, freezing temperature, melting point temperature of this metal, and also some other parameters like latent. It also it depends. So these are the parameters. So V by SA, if you are talking about sphere के लिए आप लिख सकते हो 4/3 pi r cube divided by 4 pi r square. So my dear, आपको रेडियस दे दिया गया है, डायमीटर दे दिया 200 mm, तो रेडियस 100 mm हो गया, तो you'll be having 0.97 into 10 power 6. This is basically 4 pi से 4 pi खत्म, it is 100 by 3. This is in mm, पर ये मीटर में तो into 10 power -3 करना पड़ेगा, and you will be having the answer to be equals to as 1078 seconds. The first question. Now let us see the second question. It is a spherical drop of molten metal of radius 2 mm was found to solidify in 10 seconds. तो आपको पता है TS होता है K times V by SA का होल स्क्वायर, एंड फॉर अ स्फीयर V by SA is R by 3. So R by 3 is nothing but रेडियस हमें पता है 2 mm, तो 2 by 3 हो जाएगा। एंड माय डियर TS अगर हम बात करें, आपसे पूछा ही गया है कि अगर एक 2 mm की स्फेरिकल ड्रॉप 10 सेकंड लेती है सॉलिडिफाई होने में, तो 4 mm की जो ड्रॉप है वो कितना समय लेगी। सो माय डियर, हमें के की वैल्यू नहीं दी है, और यकीन मानो हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सीधा ऐसे लिख सकते हैं TS of 1 to the TS of 2. It can be written as K into V by SA का होल स्क्वायर. This is for condition 1. K into V by SA का होल स्क्वायर. This is for condition 2. At the same time, my dear, आप एक बात समझें कि जहां तक बात K की है, K क्योंकि कंडीशन सेम, सब कुछ सेम, मोल्टन मेटल वही, सब कुछ वही, तो K तो वही, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। हमें इसका टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, और TS2 हमसे पूछा है, एंड माय डियर इट इज बेसिकली r square r1 square by r2 square. इट इज r1 इज 2 का स्क्वायर, r2 इज 4 का स्क्वायर, तो आप जानते हो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इट इज 4 by 16, so 1 by 4, TS2 is going to be 40 seconds. So my dear, this is how these things can be calculated. जैसा मैंने बताया ये कुछ सिंपल टाइप्स है, और अब इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होने वाली है, और देखते देखते हम लेवल को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। इस टॉपिक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनते हैं और बनते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, तो हम सब देखेंगे माय डियर। बट पहले आप इस पर काम करें और देखते हैं आगे।
सो माय डियर, हियर वी आर स्टार्टिंग विद अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड माय डियर, इस तरह के क्वेश्चन गेट में काफी आते हैं, P&I में भी और मैकेनिकल में भी। तो देखते हैं क्या है। इन अ सैंड कास्टिंग प्रोसेस अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर हैव इक्वल वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें बोला ये गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर एस क्यूब। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो इट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर सिलेंडर स्क्वायर एच। और आपको पता है हाइट और डायमीटर इक्वल दी हुई है। He is saying that a cylinder having equal are separately cast for identical condition under identical conditions for cylinder height and diameter are equal। तो हाइट और डायमीटर अगर इक्वल है तो 4/3 पाई आर एस क्यूब बराबर पाई आर सिलेंडर स्क्वायर। हाइट इज डायमीटर मींस 2 times रेडियस, so 2r सिलेंडर। so it becomes पाई से पाई काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, तो इट इज 2/3 आर एस क्यूब आर सिलेंडर क्यूब। तो आर सिलेंडर या फिर मैं बोलूं आर स्फीयर, आर सिलेंडर बाय आर स्फीयर, इट इज 2/3 टू द पावर 1/3। ये दोनों का रेशियो मेरे पास आ रहा है। अब ये क्यों निकालना ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ स्फीयर टू द सिलेंडर। सो आइडिया आप जानते हो सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर टू द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर हमसे पूछा है। ये हो जाएगा k टाइम्स v/sa का स्क्वायर, पर किसके लिए? स्फीयर के लिए। k टाइम्स v/sa का होल स्क्वायर किसके लिए? सिलेंडर के लिए। आइडेंटिकल मटेरियल आइडेंटिकल कंडीशंस तो k तो सेम हो गया, कैंसिल आउट। इट विल बी गिविंग यू v/sa का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो v ऑफ स्फीयर स्क्वायर बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, या इस तरीके से स्क्वायर ऑफ स्फीयर इनटू सरफेस एरिया बटे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर। तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं माय डियर, तो इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर इनटू सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम। अब माय डियर सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम की अगर हम बात करें सिलेंडर का, तो सिलेंडर के सरफेस एरिया आपको पता है, ऑब्वियसली पता है, कास्टिंग है तो सॉलिड ही है यहाँ पर। तो एक तो ये हो गया सरफेस एरिया में, एक ये मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, तो इट इज 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज 2 पाई आर एच और एच इज 2 टाइम्स आर, तो मैं इसको लिखूंगा डिवाइडेड बाय प्लस 2 पाई आर इंटू एच divided by volume of cylinder is pi r square h, and this complete is for sphere, this complete is for cylinder. It can further be written as 4 से 4 खत्म, pi से pi खत्म, r square से r square खत्म, it is r sphere का square into divided by 3 या r sphere by 3 का square। यहाँ पर अगर हम देखें तो this is 2 pi r square और h is 2r, एच को 2r रखते ही हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 6 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, और फिर ये 2r लिखोगे तो 2 पाई आर क्यूब। सो माय डियर इट विल बी इक्वल्स टू 6, ये 2 विल बिकम 3, पाई से पाई खत्म एंड माय डियर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म। इट इज गोइंग टू बी बेसिकली दिस इज 6, यस बेसिकली अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं it becomes basically 3 r 3 by r, or if this is 3 by r का whole square you can write it as rs by r cylinder का square। और आपको पता है sphere by cylinder, अगर हम cylinder by sphere देख रहे हैं, sphere by cylinder अगर देखना है आपको तो sphere by cylinder यहाँ से आ जाएगा 3/2, तो it is going to be equal to 3/2 की power 2/3। So it is going to be, the answer will be 1.5 to the power 0.66. You will be having the answer to be equals to 1.3068. It is nearly 1.31. This is the answer. So my dear, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि अगर हमने सॉलिडिफिकेशन टाइम स्फीयर टू द सिलेंडर निकाला है वो 1 से बड़ा है, तो स्फीयर का टाइम ज्यादा होगा सिलेंडर से।
ऑब्वियस सी बात है, दैट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया। सो दिस इज हाउ द थिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड माय डियर, एंड इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन में हमें कैसे सोल्व करना है कैसे नहीं, वो ऑप्शन देख करके भी आइडिया लगता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन के आप ऑप्शन देखोगे तो ऑल ऑप्शंस आर इन दिस नंबर्स, तो इससे पता लगता है कि इनके वॉल्यूम के रिलेशन से रेडियस के रिलेशन को पुट करके आंसर मिलेगा। कभी कभी जब इस तरह की चीजें नहीं दी रहती तो आपके आंसर आर डी एल इन सब टर्म्स में भी होते हैं। वो क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो होप यू गाइस आर गेटिंग दिस थिंग, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखने बाकी है। जैसा मैंने कहा, एक और सेशन राइजर डिजाइन का रहेगा, और इसके बाद फिर माय डियर आगे बढ़ेंगे। नो डाउट हो सकता है आपको लगता होता क्लासेस आर स्मॉल, बट माय डियर मैं बता दूं, क्योंकि हम लिख नहीं रहे, अदरवाइज दीस सेशंस विल बी लॉन्ग व्हेन वी गो फॉर ऑफलाइन क्लास। सो डेफिनेटली टेक्स लेसर टाइम व्हेन आप लिख नहीं रहे, आप सिर्फ देख रहे हैं, और मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो डेफिनेटली टेक्स लेस टाइम। बट जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको फील होगा कि वट एवर कंटेंट यू वांट, यू विल बी फीलिंग दैट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली आपको एक चीज फील होगी। जैसे वेल्डिंग हमने किया, तो जब आप देखोगे तो 40-45 पेजेस में आपने उसको कंप्लीटली पढ़ा है। तो अगर आप ढंग से उसको रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। तो इसलिए मैं बहुत आराम आराम से जा रहा हूँ, ताकि आप साथ साथ चलते रहें। और अभी भी जो लोग पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम बढ़ा करके बराबर आए, ताकि हम साथ साथ टेस्ट कंडक्ट करा सकें। सो होप यू गाइस आर गेटिंग दिस। अब बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इसके आगे की चीजें।